नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आज खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, इंतजामों में जुटा प्रशासन। मन की बात का 122वां एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर पर कर सकते हैं बात। एक पेड़ मां के नाम अभियान की उपलब्धियां बताएंगे। स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की जयंती आज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। एक्स पर लिखा, आपका योगदान सदैव रहेगा अविस्मरणीय। हरिद्वार में सांसद नरेश बंसल ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। प्रशासन और सामाजिक संगठनों के लोग हुए शामिल। जागरूकता को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पौड़ी में अंधड़ और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। श्री हेमकुंड साहिब दरबार को 7 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। सुबह पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। इसके बाद पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट सामान्य श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। विश्व विख्यात हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन और गुरुद्वारा कमेटी की ओर से हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। हालांकि धाम में अभी भी बर्फ जमी हुई है। श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा को लेकर अब तक करीब 75,000 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और ये सिलसिला जारी है। करीब 4,000 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात का आज 122वां एपिसोड टेलीकास्ट होगा। इसमें पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना और पाकिस्तान के झूठ पर बात कर सकते हैं। साथ ही 33 देशों में भेजे गए भारतीय डेलीगेशन के बारे में भी बता सकते हैं। इसके साथ ही वो हर एपिसोड की तरह एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी प्रमोट कर सकते हैं। दरअसल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। पिछले एपिसोड में भी उन्होंने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की बात कही थी। महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की जयंती आज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। एक्स पर पोस्ट कर किया याद। लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील व शिक्षाविद, आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता रास बिहारी बोस जी की जयंती पर कोटिश नमन। देश की स्वतंत्रता हेतु दिया गया आपका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। प्रदेश में सुबह से मौसम ने करवट ले ली। उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पौड़ी में गरज चमक के साथ अंधड़ को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 घंटों में अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर मध्यम गरज के साथ बौछारें, ओलावृष्टि, तीव्र वर्षा को लेकर अलर्ट किया गया जारी। साथ ही चारधाम समेत आसपास के पर्वतीय इलाकों में बादल मंडरा रहे हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने सूचना जारी कर दी थी, पहले ही मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया था और अब लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह का वहां का मौसम बना हुआ है?
बिल्कुल श्वेता, आपको बताते हैं कि जिस तरह से देहरादून की पहचान रही है कि गर्मी के दिनों में लोग यहाँ पर आते थे अपनी गर्मियां बिताने, क्योंकि यहाँ का मौसम सर्द रहता था। तो आज के समय में अगर आज की बात की जाए तो देहरादून का मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है। जो 2-3 दिन से जो गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को काफी राहत मिली है, टेम्परेचर में काफी गिरावट आई है। और आज अगर देहरादून की बात करें तो आज देहरादून का मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। अगर बात प्रदेश की जाए तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 1-2 दिन में मौसम करवट बदलेगा, पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई थी, साथ ही ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की संभावना जो जताई गई थी। तो जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। आज पहाड़ी इलाकों में जितने भी हैं, चाहे अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, नैनीताल हो, पौड़ी हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, सब जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही इस बारिश से लोगों को काफी राहत मिल रही है। साथ ही अगर बात करें चार धाम यात्रा जो है, चार धाम यात्रा पर रास्तों पर भी बादल घिरे हुए हैं और कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। मीटिंग में प्रशासन, पुलिस, संबंधित विभागों के अधिकारियों समेत सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। सांसद ने विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, एक शहर से दूसरे शहर के बीच दूरियां घट रही हैं, लेकिन इन सबके बीच दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य दुर्घटनाओं को कम या शून्य करना है, जिसके लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एनजीओ, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब सहित सभी स्वयंसेवी सहायता समूह की सहायता लेकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाए। सुरक्षा के संबंध में सरकार बहुत चिंतित रहती है, क्योंकि बुनियादी ढांचा बहुत बढ़ रहा है, सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मासिक बैठक होती है जिला स्तर पर, 3-4 महीने में हम भी उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सांसद भी। तो जनवरी के बाद आज मैं इस बैठक के लिए आया था। पिछले आंकड़ों में और अब के आंकड़ों में सुधार है, दुर्घटनाओं में कमी आई है, उसके लिए सबको मैंने बधाई भी दी है। लेकिन और समन्वय की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो विभिन्न विकास कार्यों के लिए सड़कें खोदी जाती हैं और वो फिर रिपेयर नहीं होती। होता क्या है कि पानी की लाइन ठीक करने के लिए जल संस्थान ने सड़क खोदी, तो गाली जल संस्थान को पड़ती है, जबकि जल संस्थान पैसा दे देता है नगर निगम को। अगर नगर निगम की सड़क है, ठीक करने की जिम्मेदारी सड़क की निगम की हो जाती है। पीडब्ल्यूडी की है तो पीडब्ल्यूडी को दे देता है। राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सकता है और इसी को लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है। हम रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए इसे दूर करने का काम करेंगे। यह मशीन मुख्य सड़क मार्गों पर उतरेगी और वहां पर जो गंदगी है उसे साफ करेगी। इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है, जिसके बाद इन मशीनों के खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें। और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे जीवीपीज हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई व्यवस्था में और सुधार लाएं और प्रयास करें कि देहरादून और साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मसूरी की ओर आने वाले पर्यटकों को शनिवार को कुठाल गेट पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर
स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया। पर्यटन सीजन के पीक टाइम पर इस तरह के प्रतिबंधों से व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह से ही कई वाहनों को कोठाल गेट पर रोककर मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मसूरी से होते हुए चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, परंतु पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है और उनको वहां से वापस कर दिया, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें यहाँ पे रोका गया है, बोला है कि डीएम साहब का ऑर्डर है, ऊपर हम नहीं जाने देंगे यहाँ से आगे। बड़ी गाड़ी हम 25 लोग आ रहे रखे हैं। हमको मसूरी जाके वापस आना है, फिर भी हमें नहीं जाने दे रहे हैं। ट्रैफिक बहुत हो गया है, तो बड़ी गाड़ी का ऊपर जाने देने का मना कर रहे हैं। छोटी गाड़ी करके आप जा सकते हो, बड़ी गाड़ी का ट्रैफिक की वजह से रिटर्न नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। ऐसा साहब ऊपर से ऑर्डर है, ऐसा बोला है साहब लोगों ने, ऐसा है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। देखिए जिस तरीके से अभी ये पाकिस्तान के साथ हमारी जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद सीज़ फायर के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे पर्यटन दोबारा शुरू रफ्तार पकड़ने लगा था, और जैसे ही अभी देखिए तुरंत थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है और एकदम प्रशासन द्वारा एक नया सा फरमान जारी कर दिया गया है कि वो कोठाल गेट में देखा जा रहा है कि वहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं, और प्रशासन को भी हम आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि इस तरह के निर्णय, एक तरफा निर्णय ना लें, बिना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए और मसूरी वासियों को कॉन्फिडेंस में लिए वो एक तरफा निर्णय कर देते हैं और कहीं पे गाड़ी रोक लेते हैं, कहीं पे कुछ नया निर्णय आ जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। देखिए, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जो एक कदम उठाया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी जो एक पर्यटन नगरी है, उत्तराखंड जो पर्यटन प्रदेश है, वहाँ पर अगर टूरिस्ट पर्यटक भाई बहन हमारा अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अगर उसे जाने आने की मनाही होगी, तो कहीं भी पर्यटन प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। आज एक दिन को जो टूरिस्ट मसूरी आ रहा है उसको आने नहीं दिया जा रहा। चारधाम जाने वाला टूरिस्ट अगर मसूरी घूमकर जाना चाह रहा है, उसे रोका जा रहा है। अगर कुछ युवक युवती मसूरी घूमना आना चाहते हैं, जो बालिग हैं, उनके पेपर चेक करे जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। इस प्रकार से पर्यटन की रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से मसूरी में टूट रही है और आगे टूटेगी अगर प्रशासन, जिला प्रशासन के यही कदम रहे। वहीं देहरादून का संभागीय परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है, और इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे, और इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक है, जिसमें देहरादून भी शामिल है। RTO प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। वहीं देहरादून के सशस्त्र धारा हेलीपैड के निकट सिटी पार्क में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक के गुण सिखाए जाएंगे। देहरादून में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। चिल्ड्रन पार्क में 5 से 14 साल के बच्चों को जागरूक किया जाएगा, जिसके तहत एक समय में 200 बच्चों में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके साथ ही बच्चों को ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी, ताकि गाड़ी में चढ़ते व उतरते समय या बैठते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात की उन्हें जानकारी हो सके। परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है, और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देहरादून में जो MDDA का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट शहर धारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है, और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है, और अक्टूबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। इसमें जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, 5 से 13-14 साल तक के बच्चे, तो उनको हमने टारगेट किया है, और एक समय में 200 लगभग बच्चे इसमें ऑक्यूपाइड हो जाएंगे पार्क में, और उसमें ट्रैफिक लेन्स के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित किया जाएगा।
वहीं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के सुकराता में रोहू नदी पर पुल बनाने के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग राज्य सरकार ने मान ली। वहीं अब रोहू नदी पर बनने वाले पुल के निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से जल्द यह पुल बनकर तैयार होगा। इस योजना के लिए शासनादेश जारी होने पर हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक अनुपमा रावत ने खुशी जताई। वहीं विधायक का कहना है कि 2012 से पुल की मांग चली आ रही थी। ये पुल अलीपुर, वहादराबाद और पथरी समेत दर्जनों गांवों को जोड़ता है। पुल बनने से हजारों की आबादी को फायदा होगा। शासनादेश जारी होने के बाद विधायक अनुपमा रावत ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। और मैं तो क्षेत्र की उपलब्धि के रूप में इतने सालों का, वर्षों का जो है वनवास एक तरीके से देखिए वो उस क्षेत्र का पूरा हुआ। और 2012 से ही स्थिति बनी हुई थी। पुल बना था 2012 में, उसके बाद से ही इसकी स्थिति थोड़ी सी दिक्कत में थी और लगातार क्षेत्र की जनता इससे बहुत परेशान थी। और इसमें जियो में साफ है कि 2017 में तो कहा गया कि ये स्थिति में ही नहीं है और 22 में जनता ने, यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे अवसर दिया और मैंने एज ए विधायक जैसे ही मैं निर्वाचित हुई और अपना जो कार्य होता है उसको करना शुरू किया, तो मैंने उस समय भी इस पुल का जिक्र जो मेरे से कार्य सूची मांगी गई उसमें जिक्र किया। लेकिन 23 में जब आपदा आई तो आपदा के समय पे हम जब निरीक्षण कर रहे थे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं खुद उस पुल से जब हम निकले और पुल हिल रहा था क्योंकि बारिश से एक तो इफेक्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत स्थिति खराब है। तो दूसरे दिन अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि इसका बजट जो उनका, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको पता है, इंजीनियर्स होते हैं कि इसका क्या लागत, उन्होंने कहा ये काफ़ी करोड़ों का है। मैं कहा ये छोड़ दीजिए, ये एज ए लेजिस्लेचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कहाँ से कैसे धन आवंटित कराती हूँ, आप इसका जो है पूरा डिटेल्स तैयार कीजिए और आप शासन में इसको चलाइए। वही खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में कांग्रेस आगामी 1 जून को कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारियों में जुट गई है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल सहित सैकड़ों कुमाऊं मंडल के कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। आगामी 1 जून को हजारों की संख्या में जय हिंद यात्रा निकालकर सेना को धन्यवाद केंद्र की मोदी सरकार का जनता के बीच में पर्दाफाश करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आखिर भारत ट्रंप का गुलाम है जो सीज फायर ट्रंप के कहने से करेगा, इसलिए जनता को यह पता लगना चाहिए। हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं। और ये जो घटना हुई इसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उस फेलियर का कौन जिम्मेदार है? क्योंकि भारत के ऊपर आक्रमण हुआ आतंकवाद का और भारत के लोग तैयार थे, पूरा देश तैयार था, विपक्ष साथ खड़ा था, तो ऐसे में आपने पांव क्यों वापस खींच लिए? ये बात कहने के लिए और अपनी सेनाओं के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या है, सारे दुश्मन बन चुके हैं हमारे देश। बांग्लादेश चीन के हाथ में है, नेपाल चीन के हाथ में, श्रीलंका चीन के हाथ में, पाकिस्तान कभी हमारा रहा ही नहीं। और इस युद्ध के अंतराल में IMF 1.8 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को देता है। हमारी कूटनीति कहाँ है हमारा डंका? किस देश ने हमारा साथ दिया खुल के? एकमात्र इजराइल देश था जिसने खुल के साथ दिया। उसके अलावा बताइए विश्व में किस देश ने हमारा साथ दिया? कूटनीतिक तौर से भी हम कहीं विफल हुए हैं और हमारी सेना तो वर्षों से घात लगाई हुई बैठी थी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और जो ISI जो आतंकी स्पॉन्सर हैं, इनके ठिकानों को और इनके इरादों को नस्तेनाबूद कैसे करा जाए। वही खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा के चारू बेटा नई बस्ती क्षेत्र निवासी सुरेश कुमार की पत्नी अनीता देवी का शव घर के पीछे जंगल में अधजली अवस्था में पाया गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच की कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात अपने घर न लौटने पर उनके छोटे छोटे 3 बच्चे
अपनी मां को न देखने पर रोने लगे। पिता ने बच्चों को सांत्वना दी, शांत करवाया, परंतु सुबह तक अपनी पत्नी के नहीं लौटने पर उनके पति सुरेश ने ग्रामीणों के साथ ढूंढने की कोशिश की। जंगल में महिला का जला शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतका का भाई ने अपने जीजा पर ही मर्डर का आरोप लगाया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।